नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। तो सुर्खियां अखबार के में हमारा मकसद होता है हर उस खबर से आपको रूबरू कराना जिनसे सीधा होता है आपका सरोकार, और उस खबर के पीछे क्या है खबर उससे कराते हैं हम आपको बेखबर बाखबर, माफ कीजिएगा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे। बीजेपी ने झारखंड की सूची जारी कर दी है। झारखंड चुनावों के लिए एक्टिव मोड में आ चुकी है बीजेपी। आरजेडी ने सोरेन की योजना का विरोध किया है। तो देखिए इसमें दोनों ही पक्षों का जिक्र है। हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स के अलावा अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। रांची झारखंड में सत्तारूढ़ INDIA ब्लॉक ने कल घोषणा की कि उसने विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने के लिए समझौता कर लिया है। हालांकि इसके एक प्रमुख घटक ने कहा उससे सलाह नहीं ली गई है और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की, जिसमें हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने वाले मुख्यमंत्री के पूर्ववर्ती चंपई सोरेन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में INDIA गठबंधन के फॉर्मूले का खुलासा किया है, जिसमें कहा गया कि उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी कांग्रेस 81 में से 70 सीटों पर लड़ेंगे, जबकि शेष 11 सीटें गठबंधन सहयोगियों, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों के लिए अलग रखी गई। बिल्कुल, देखिए इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। झारखंड में कल सीट शेयरिंग के लेकर जो बैठक चल रही थी उसमें इंडिया ब्लॉक की अगर बात कर लें तो ये तय कर लिया गया है कि 70 सीटों पर JMM और कांग्रेस साथ लड़ने वाली है। वहीं क्योंकि 81 सीटें हैं और आरजेडी और लेफ्ट को यहाँ पर 11 सीटें दी गई। अब सबसे अहम चीज है कि इस पर कल मनोज झा ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देखिए 2 मिनट में तो सीट बंटवारे का फैसला नहीं हो सकता है। कम से कम 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी अकेले बीजेपी को हरा सकती है। उसके बाद फिर ये फैसला किस आधार पर लिया गया है कि 11 सीटें लेफ्ट और आरजेडी को मिलाकर जो है, यानी वामपंथी दलों के साथ आरजेडी को मिलाकर दी जाएंगी। यहीं पे अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी की ओर से भी कल अपना लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया। 2 सीटों पर हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि 2 सीटों पर, जिनमें से एक सीट तो वो है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आखिर किसे उतारना है, इस पर बीजेपी को अभी मंथन करना है। एक सीट और है। 67 सीटों पर कल बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए थे। बीजेपी के कोटे में 68 सीटें हैं, 2 पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो देखिए लगातार बीजेपी के अगर हम कैडर की बात करें तो बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टियों में से एक है और राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में बीजेपी बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में काम करती है। पन्ना प्रमुख से लेकर के जब प्रत्याशियों का चयन होता है उस दौरान भी 3-3 मतलब एक सीट पर 3-3 नामों को उसमें से ही लोगों का नाम फाइनल किया जाता है। तो ऐसे में बीजेपी बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर खेल रही है। नामों को लेकर के, सूची को लेकर के सूची जारी भी हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम INDIA ब्लॉक की बात करें तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर के सामंजस्य बहुत बेहतर बनता नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी सी खींचतान की स्थिति उधर बनी हुई है। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से पहले PM नरेंद्र मोदी काशी से देशवासियों को विकास की सौगात देने वाले हैं। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीबन 1:45 बजे काशी पहुंच जाएंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री काशी और देश को 6,611.18 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इनमें काशी की 380.13 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 2,874.17 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास है। सिगरा स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण के निर्माण कार्य का लोकार्पण होगा और इस स्टेडियम में 27 में से 22 ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियां, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन की सुविधा है। PM मोदी हरिहरपुर स्थित RJ शंकरा नेत्र चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे सिगरा स्टेडियम पहुंचेंगे और स्टेडियम से ही देश की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले देखिए जा रहे हैं बनारस। तो देखिए दिवाली से पहले PM नरेंद्र मोदी काशी से देशवासियों को विकास की सौगात देंगे। ये खबर आप देख पाएंगे न्यूज़पेपर में बहुत ही प्रमुखता के साथ में इस खबर को जगह दी गई है।
एक बार मैं ये खबर आपको पढ़ के सुना देती हूँ। खबर में क्या कुछ ब्यौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वाराणसी पहुंचकर दिवाली से पहले देशवासियों को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वो 6,611.18 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी से तीसरी बार सांसद और प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी के लिए काशी तैयार है। एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रविवार को दोपहर बाद 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। हालांकि देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर समय अलग अलग दिया गया है। इसमें 1 बजे बताया गया है, कई जगहों पर इसे 1:30 से लेकर के 1:45 बजे तक का समय भी बताया गया। उसके बाद वो सिगरा स्टेडियम में 20,000 से ज़्यादा लोगों से संवाद करेंगे। इसके पहले वो स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, धर्म, पर्यटन से रोजगार और विमानन जैसी कई सुविधाओं को जनता को समर्पित करने वाले हैं। पीएम के 10 हाथों वाले होर्डिंग की चर्चा इस दौरान हो रही है। देखिए वाराणसी में इस समय एक होर्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 हाथ दिखाए गए हैं। तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे से पहले उनके संसदीय क्षेत्र में 500 से ज़्यादा होर्डिंग लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उनके 10 हाथों वाले एक होर्डिंग की हो रही है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन सोनकर की ओर से ये होर्डिंग लगाया गया है। तो वहीं अब परियोजनाओं के बारे में समझ लीजिए क्या क्या सौगात मिलने वाली है। 1,550 करोड़ के बागडोगरा एयरपोर्ट में नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 912 करोड़ दरभंगा एयरपोर्ट में नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण किया जाएगा। 579 करोड़ रुपए से आगरा एयरपोर्ट में नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण किया जाएगा। यानी कि एविएशन सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती प्रधानमंत्री के इस दौरे से मिलने वाली है। सुरक्षा की बात करें तो वाराणसी इस समय हाई अलर्ट पर 24 आईपीएस अफसरों को जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के इस दौरे में सुरक्षा की दी गई है। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित। बिल्कुल, देखिए खासकर अगर हम बात कर ले तो हरियाणा चुनाव में जो जीत मिली है बीजेपी को, उसके बाद प्रधानमंत्री पहली बार बनारस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है वो और ज्यादा उत्साहित है और इसीलिए कई जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो पोस्टर्स चिपकाए गए हैं जिसमें उनके 10 हाथ दिखाए गए हैं। साथ ही उन्हें युग पुरुष कहा गया है, शिव भक्त कहा गया है। और जब जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है तो काशी विश्वनाथ को लेकर उनका जो समर्पण है और माँ गंगा को लेकर जो उनका प्रेम है, स्नेह है, वो लगातार उसका जिक्र करते हैं। और शुरुआत जब वो करते हैं 2014 में बनारस आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने ये दिखाया है कि काशी के लिए उनका प्रेम किस कदर है। इस लिहाज से अब देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कई सारी सौगात लेकर वो यहाँ पर आ रहे हैं। स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं और लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का यहाँ पर संबोधन का भी कार्यक्रम रखा गया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं, इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर ये भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के आसपास प्रधानमंत्री वहां पर जो अधिकारी हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानकों पर खरा उतरने के लिए तकनीक में बदलाव से वाकिफ रहे ऑफिसर। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत के मौके पर लोक सेवकों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोक सेवकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास के साथ खुद को अपडेट रखने की आवश्यकता है ताकि बढ़ते मानकों को पूरा किया जा सके। उन्होंने नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। तो देखिए अमर उजाला के पेज नंबर 13 से 14 पर इसको जगह दी गई है। इसके अलावा अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इसको तरजीह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार क्षेत्र में विकास हो या फिर अन्य मुद्दे, उनको लेकर मुखरता से बोलते रहते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मानकों पर खरा उतरने का जिक्र करते हुए तकनीक की बात और तकनीक के इस्तेमाल का भी जिक्र किया गया है।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिसर्स को खुद को नई तकनीक से अवगत रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मानकों पर खरा उतरने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सप्ताह यानी कर्मयोगी सप्ताह के उद्घाटन के मौके पर नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। मानकों पर खरा उतरने के लिए तकनीक में बदलाव से वाकिफ रहें ऑफिसर्स, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नसीहत दी गई। देखिए, इसका सबसे अहम कारण जो है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है लगातार बदलती जा रही है, तकनीक बदल रही है, और ऐसे में जनता को कोई भी समस्या हो तो वो ऑफिसर्स के पास जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने सभी को नसीहत दी है कि क्योंकि तकनीक लगातार बदल रही है, जनता हर समस्या के लिए ऑफिसर्स के पास जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर मानकों पर खरा उतरना है तो ऑफिसर्स को भी खुद को तकनीक के हिसाब से अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि जो भी समस्याएं आ रही हैं जनता के सामने, उनका हल तभी हो पाएगा जब ऑफिसर्स खुद को भी अपडेट करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तकनीक में बदलाव से वाकिफ रहे ऑफिसर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक का जिक्र करते हुए बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम भी है कि प्रकृति जिस हिसाब से बदलाव लेकर के आती है, या समय के साथ में जो भी बदलाव आते हैं, अगर हम उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं तो जीवन थोड़ा सा और सहज हो जाता है। तो यही बात बहुत ही सरल भाव से अधिकारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वायनाड में प्रियंका के खिलाफ बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतार दिया है। दैनिक भास्कर समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। बीजेपी ने वायनाड लोकसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पार्टी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। इससे वायनाड उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से वायनाड उपचुनाव की घोषणा किए जाने के फौरन बाद कांग्रेस ने केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र कर दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी के कोर्ट में बॉल थी कि आखिरकार बीजेपी उनके ऑपोजिशन में किसे उतारती है। बिल्कुल, और बीजेपी ने नव्या हरिदास को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, सबसे अहम चीज है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने वाली हैं, और इस लिहाज से प्रियंका गांधी के लिए वायनाड सीट को चुना गया है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में वाम मोर्चा एलडीएफ का उम्मीदवार अगर हम देखें तो उन्होंने भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतार दिया है, और वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। ये सीट लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के छोड़ने के कारण खाली हुई थी, जो लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों से सांसद चुने गए थे, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली को चुना। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा ने नव्या हरिदास को चुनावी मैदान में उतारा है। तो चलिए, इस खबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। किस तरीके से देखिए, भाजपा ने 9 राज्यों में 24 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जो कि 52 वर्षीय हैं, उनके सामने नव्या हरिदास जो कि 39 वर्षीय हैं, उनको उतारा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ सीट से कांग्रेस ने रविंद्र चौहान को उतारा, और इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें, असम की 3, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, केरल की 2, छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। अब नव्या का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर नव्या जो है पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत ही यंग हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करती हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी इस सीट से सांसद रहे, और बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को वायनाड से बहुत प्रेम मिला था, और साथ में उन्हें रायबरेली से भी बहुत प्रेम मिला था। रायबरेली को एक अभेद किले के तौर पर कांग्रेस के लिए देखा जाता है, तो राहुल गांधी ने डिसाइड किया कि वो रायबरेली के साथ में जा रहे हैं और वायनाड को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझती है कि उत्तर और दक्षिण दोनों जगहों पर एक ऐसी सीट होना बहुत ज़रूरी है
जो उनके मजबूत किले से कम ना हो। जब हम वायनाड की बात करते हैं तो बेल्लारी और इन तमाम जगहों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इंदिरा गांधी प्रभावित क्षेत्र है वो। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस क्षेत्र से एंटर करने के लिए ये सबसे सेफेस्ट सीटों में से एक है। तो कांग्रेस ने यही देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को अब चुनावी प्रक्रिया में उतार दिया है। चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। अभी तक प्रचार कर रही थी, अब अपने लिए प्रचार करेंगी, अपने लिए वोटों की अपील करती नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और जिस तरह जिक्र भी किया गया, राहुल गांधी जिस दौरान लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे, दोनों ही सीट से उन्हें जीत हासिल हुई थी, लेकिन उन्होंने चुना था कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली को और वायनाड सीट जो है वो खाली हो गई थी, जिस पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली है और पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली हैं। कांग्रेस की महासचिव हैं और वायनाड सीट से, क्योंकि अब यहाँ पर उपचुनाव है, तो चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिनके सामने बीजेपी ने नाव्या हरिदास को उतारा। अब देखना है कि ये मौका जो है प्रियंका गांधी, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में और बीजेपी ने अपनी तरफ से एक स्ट्रांग कैंडिडेट देने की कोशिश की है, कंपटीशन देने की कोशिश की है, तो क्या जो राहुल गांधी को प्यार यहां पर मिला था वो प्रियंका गांधी को मिलेगा? हालांकि कांग्रेस के लिहाज से अगर ये देखें तो ये सीट कांग्रेस के पक्ष में रहती है और काफी मजबूत भी है। और राहुल गांधी ने जिस दौरान ये सीट छोड़ी थी उस दौरान एक इमोशनल मैसेज भी दिया था कि इस सीट को छोड़ना नहीं चाहता हूं, बहुत प्यार और स्नेह आपने दिया है, लेकिन अंततः उन्होंने रायबरेली की सीट चुनी थी। अब क्या वही प्यार प्रियंका गांधी को यहाँ की जनता देगी या नहीं, ये नतीजे आने पर पता चलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विधानसभा उपचुनाव का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, सभी सीटों पर सपा को समर्थन देने का फैसला किया है। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए लोकसभा चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो बना रहेगा, लेकिन कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कांग्रेस को अपने हिस्से आई गाजियाबाद और खैर सीटों पर भाजपा से मुकाबला करना आसान नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि इसी के चलते कांग्रेस ने ये निर्णय लिया। सूत्रों का कहना है कि जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। हालांकि जो 10वीं सीट है मिल्कीपुर, उसके लिए भी अब डेट की घोषणा हो जाएगी, जबकि मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में होने की वजह से यहाँ अभी चुनाव नहीं होगा कांग्रेस की नज़र आने वाले विधानसभा चुनाव पर। इसीलिए लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कार्यकर्ताओं के बढ़े हौसलों को बरकरार रखना चाहती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी के लिए ये समय संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाए रखने का है। देखिए ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं, दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और ये बेहद अहम है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया अलायंस बना था, उसके बाद हालांकि एक अलायंस पहले भी कांग्रेस और सपा का रह चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव में रहा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन उस दौरान नहीं हुआ था, इसलिए दोनों पार्टियों ने राहें अलग कर ली थी। लेकिन इस बार की अगर हम बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समर्थन मिला, जिस तरह से जनता ने साथ दिया है इंडिया गठबंधन का, उसके बाद ये गठबंधन जो है वो भी चल रहा है। उपचुनाव की बात कर ले तो शुरुआत में ये माना जा रहा था कि 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, लेकिन अब ये एक बड़ा ऐलान है कि कांग्रेस उपचुनाव में अपने कैंडिडेट्स नहीं उतार रही है और सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये कई मायनों में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर भले ही बढ़ा हो, लेकिन क्या कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत है या नहीं, इस पर पार्टी ने खुद विचार किया और ये माना है कि फिलहाल पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर देगी, प्रचार प्रसार में रहेगी, सक्रियता जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे रुक करते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर योगी ने जीत का मंत्र दिया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है।
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को मजबूती से संभालने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि चौपाल के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। उन्होंने उपचुनाव को लेकर मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की। तो देखिए 9 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सीएम योगी ने लगभग 30 प्रभारी मंत्रियों को जीत का मंत्र दिया। और देखिए सबसे अहम चीज है कि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई थी और इस लिहाज से भी ये उपचुनाव जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के धौलपुर से। बड़ी खबर है, बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी है और 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 बच्चे शामिल हैं। तो देखिए मायरा कार्यक्रम यानी कि जो भात भरने का कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होकर लौट रहे थे वापस। शादी के पहले भात का कार्यक्रम था जिसमें यह हादसा हुआ है। राजस्थान में इस रस्म को मायरा कहते हैं। आपने नानी बाई के मायरे की कथा सुनी होगी, उसमें जो मामा भात भरते हैं वो प्रक्रिया होती है भात भरना। तो इसी कार्यक्रम से लौट रहे थे लोग। हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है जिसमें 5 मासूम बच्चे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत है, किसी को नहीं तोड़ पाई है बीजेपी। ये हम नहीं कह रहे बल्कि केजरीवाल कह रहे हैं। एनबीटी समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दे रखी है। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल सभी मंडल प्रभारियों, मंडल अध्यक्ष और संगठन सचिव के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्व सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा देश के इतिहास में किसी भी पार्टी को इतना परेशान नहीं किया गया जितना हमें किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने विकास का काम रोककर जनता को परेशान किया। केजरीवाल ने कहा बीजेपी का मकसद हमारी पार्टी को तोड़ने का था, लेकिन हमारी पार्टी एक रही। उसकी वजह से आम आदमी पार्टी और आप सब लोग और हमारे कार्यकर्ता हैं। भारत के इतिहास में इतना किसी भी पार्टी को परेशान नहीं किया गया जितना हमें परेशान किया गया है। आप लोगों की वजह से पार्टी मजबूती से खड़ी रही। विधायकों को तो छोड़िए, ये हमारे कार्यकर्ता को भी नहीं तोड़ पाए। तो कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत है, ये जिक्र करते अरविंद केजरीवाल नजर आए। बिल्कुल देखिए सबसे अहम चीज है कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और उनका कहना है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिशें जो हैं वो बीजेपी की ओर से लगातार की गई। ईडी सीबीआई का डर भी दिखाया गया। ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने लगाए। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हमारे सबसे बड़ी ताकत है। और हाल ही में देखिए सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिली थी। तो देखिए कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत है, किसी को भी नहीं तोड़ पाई बीजेपी, ऐसा अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। सबसे अहम चीज है कि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है पार्टी मजबूत है और इसी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी एक अहम भूमिका निभाने वाली है। देखिए सबसे अहम चीज है कि अभी सत्येंद्र जैन को भी परसों जमानत मिल गई है, जेल से बाहर आ गए हैं। उसके बाद कल वो मंदिर भी गए थे। फिलहाल अगर हम देखें दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में तो आम आदमी पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि तमाम सीटें जो थी 5 की 5 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन जब बात होती है विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर जनता बीजेपी को उतना आशीर्वाद नहीं देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की देखिए अगर हम नीति की बात कर लें तो ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि चुनाव करने का
या इलेक्शंस में जाने का तरीका जो है आम आदमी पार्टी का काफ़ी अलग था। आपने देखा था कि बिजली बिल माफ़ करने की सुविधाएं हों या फिर स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के वादे हों, ये तमाम वादे जो हैं वो किए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, और इसीलिए आम जनता ने भरपूर प्यार दिया था आम आदमी पार्टी को। कई लोग ऐसे आज भी हैं जिनके यहाँ पर बिजली के बिल नहीं आते हैं, पानी के बिल नहीं आते हैं, तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं देने का वादा जो किया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से, उसके बाद ये और ज्यादा माना जा रहा था कि जनता का प्यार और आशीर्वाद जो है वो मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए बीजेपी की ओर से और तमाम जो घोटाले के आरोप लगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया था और एक कहा था कि मैं इस कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता मुझे दोबारा से इस कुर्सी पर नहीं बैठाती है। तो देखिए यहाँ पर इस खबर को तरजीह दी गई है और आप ये तस्वीर देख पाएंगे जो अभी आप कटिंग में भी देख रहे थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर नीचे भी आम आदमी पार्टी को लेकर के हेडिंग दी हुई है, असेंबलीज का जिक्र किया गया है। तो मैं एक बार बता देती हूँ क्या कुछ खास है इस खबर में। जो हेडिंग है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि किसी तरह के उत्तराधिकारी का जिक्र ना करें और उनकी तरफ ध्यान ना देखें। मैं सभी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितनी भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं तोड़ पाएगी। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और इसी के साथ में सत्येंद्र जैन, जो कि बहुत लंबे समय के बाद तिहाड़ से बाहर आए हैं, उनके साथ की ये तस्वीर है। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपना, मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का, सत्येंद्र जैन सभी का जिक्र करते हुए कहा, इस बात को कोड किया है कि सभी के ऊपर आरोप लगाए गए, ईडी सीबीआई को छोड़ दिया गया, लेकिन क्या हुआ? सभी बाहर आए हैं क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ परेशान करना जानती है और इतिहास गवाह है कि इतना किसी और पार्टी को कभी परेशान नहीं किया गया जितना आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया। लेकिन हुआ क्या? ना विधायक तोड़ पाए, ना ही आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ये तोड़ पाए हैं। इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे चारों। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य दर्जा बहाली प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने के उमर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के समक्ष इस विषय को उठाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अधिकृत किया है। सीएम जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए उपराज्यपाल से आग्रह किया। उमर सरकार का मानना है कि राज्य का दर्जा बहाली औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत है। राज्य की विशिष्ट पहचान और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नई सरकार की नीति का अधिकार है। यहाँ के नागरिकों की पहचान की रक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के दर्जे के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। तो राज्य दर्जा बहाली प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूर कर दिया है। अब केंद्र के पाले में गेंद है। चुनाव से पहले देखिए बीजेपी ने भी ये मुद्दा जो है वो उठाया था और ये कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब सरकार हालांकि बीजेपी की नहीं बनी है, लेकिन उमर सरकार ने ये प्रस्ताव जो है वो तो पास कर दिया है। अब ये प्रस्ताव जो है उपराज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो देखिए इस जगह पर इस खबर को तरजीह दी गई है। खबर में क्या कुछ कोट किया गया है वो एक बार मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। ये बड़ी जीत है एक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को प्रदेश कैबिनेट की ओर से पारो जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को श्रीनगर में बुलाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और विधायक मुबारक गुल ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ग्रहण की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पहली बैठक में जम्मू कश्मीर को
जो राज्य का दर्जा है बहाल करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है और उपराज्यपाल ने भी इस फैसले को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अब पूरी तरीके से गेंद जो है वो केंद्र सरकार के कोर्ट में जा चुकी है और अब फैसला उन्हें करना है कि आखिरकार केंद्र सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जो हमसे छीना गया उसे हम वापस लेंगे, ये उमर अब्दुल्ला के बयान को कोट करते हुए दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। यानी कि उपराज्यपाल ने जहां पर मंजूरी दी है उसी खबर के जस्ट नीचे इस खबर को जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के एक समान चहुमुखी विकास का यकीन दिलाते हुए कहा, हम किसी के साथ क्षेत्र, भाषा और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर पक्षपात नहीं करेंगे। राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली के प्रति अपनी संकल्पबद्धता को दोहराते हुए कहा, जो हमसे छीना गया, यानी कि 370 यहाँ पर आर्टिकल को रिपील करने की बात को वो कह रहे हैं, उसे हम ज़रूर वापस लेंगे। उन्होंने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा, यहाँ एक दल विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए परिसीमन किया गया, लेकिन परिणाम सबके सामने है, सबने देखा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे उमर ने शेर कश्मीर भवन स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे और जिक्र करते हैं 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है, जगह दी है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को लेकर राहत भरी खबर है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर पर फैसला लेने के लिए मंत्री समूह की कल बैठक हुई। इस दौरान सीनियर सिटीजन्स के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपए तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। मंत्रियों के समूह जीओएम ने बैठक में फैसला किया कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में दिए जाने वाले प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो देखिए, जीवन बीमा और बुजुर्गों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर नहीं लगेगा जीएसटी, इस बात का जिक्र किया गया है यहाँ पर। और ये बड़ी राहत है सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए, क्योंकि देखिए जब उम्र एक हो जाती है तो उम्र के बाद इलाज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसे में बुज़ुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और वो सुविधा आर्थिक तौर पर उनके ऊपर भारी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखने का प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से। 5 लाख तक का अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। देखिए और भी बहुत सारा जिक्र है। सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को वस्तु और सेवा कर जीएसटी से छूट मिल सकती है। आम लोगों के लिए 5 लाख तक कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को भी जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है। जीएसटी पर मंत्रियों के समूह के इस फैसले पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में किया जाएगा। एक अन्य मंत्री समूह ने भी कई वस्तुओं पर जीएसटी के दरों में बदलाव का सुझाव दिया। इनमें 20 लीटर और उससे ऊपर के बोतलबंद पानी पर जीएसटी 18% से घटकर 5% करने की सिफारिश की गई। इसके साथ ही 10,000 रुपये से कम कीमत की साइकिल और अभ्यास पुस्तिका पर जीएसटी मौजूदा 12% से घटकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। तो चलिए अगली खबर का जिक्र करेंगे और अगली खबर आपको चारुल बताने वाले। बिल्कुल, देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में भी आवाज उठी है। कोटे में कोटा के पक्ष में हैं केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा सरकार द्वारा SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने के फैसले का स्वागत किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि हरियाणा सहित भाजपा सरकारें सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर मोदी के नेतृत्व में समाज के वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत व्यक्तिगत तौर से आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचाना ज़रूरी बताया गया था, जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा जो बहुत पीछे रह गया था, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। इसका विरोध अस्वीकार्य है, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो देखिए, हरियाणा सरकार पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया है और अपने प्रदेश में कोटे में कोटा, यानी कि जो ऐसा वर्ग है जो 3 से 4 सालों से आरक्षण का लाभ ले रहा है, उसको मौका ना देकर बल्कि उन लोगों को मौका देना जो आरक्षण की श्रेणी से बहुत दूर हैं, उन पर उस फैसले का स्वागत केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। बहराइच में बुलडोजर के डर से खुद हटाने लगे हैं अतिक्रमण। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा होने के बाद कल सुबह लोगों ने खुद ही अपने घर और दुकान तोड़ने शुरू कर दिए थे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महसी सीतापुर मुख्य मार्ग चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के गांव की नाकाबंदी की। गांव में मीडिया कर्मियों के जाने पर रोक लगा दी है। आने जाने वालों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। बहराइच जाने से जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया। बहराइच के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए जा रहे जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल को कल शाम अमौसी एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर बातचीत के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। तो देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए थे और ये कहा गया था कि अवैध अतिक्रमण है और सभी को ये कहा गया था कि 3 दिन का अल्टीमेटम है घर खाली करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है, ये माना जा रहा था कि बुलडोजर जब गरजेगा तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई हताहत ना हो। इसीलिए जो अवैध निर्माण है, लोग उसे खुद ही छोड़कर अब जाने लगे हैं। कल भी लगभग 26 लोगों के नाम जो है वो बाहर आए थे और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर देखिए, ये बुलडोजर चलाने का कहा जा रहा है, लेकिन अब बुलडोजर के डर से लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, बुलडोजर के डर से खुद हटाने लगे हैं लोग अतिक्रमण। और अब जो आरोपियों की संख्या है वो कल चूंकि 26 और लोगों को अरेस्ट किया गया, उसी के साथ आरोपियों की संख्या 66 के करीब पहुंच चुकी है। और कल इसी के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 लोगों के घर में नोटिस चस्पा किया। अब इसमें खास विषय क्या रहा है वो समझिए। 23 लोगों को जिनके मकान और दुकान इसमें शामिल किए गए, जिस पे नोटिस चस्पा किया गया, उनमें अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। 5 हिंदुओं के घर हैं और इसके अलावा 18 मुसलमानों के घर भी शामिल हैं। मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल के बाद मुख्य मार्ग के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का नोटिस मिलने के बाद दुकानदार और गृह स्वामी शनिवार को खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे। पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार को दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा किया था। इसकी अनदेखी पर बुलडोजर चलने के खौफ से लोग खुद ही सामान हटाने लगे। महाराजगंज बवाल के मुख्य आरोपित अब्दुल हमीद का भी मकान अतिक्रमण की जद में है। महाराजगंज में 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था। कस्बे में सड़क सीमा में अतिक्रमण की जद में आए 23 संपत्तियों को चिन्हित किया गया और अतिक्रमणकारियों को दुकानदारों और मकानों पर चस्पा नोटिस में बताया गया कि कुंडासर महसी नानपारा प्रमुख जिला मार्ग में शामिल है
और इस मार्ग के ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फीट के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है। लेकिन इस बीच देखिए, जब अलग अलग लोगों से बातचीत की गई, स्थानीय लोगों से बातचीत की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यार ठीक है, अगर अवैध अतिक्रमण है तो सरकार इनिशिएटिव लेगी ही और अतिक्रमण को हटाएगी। हमें पहले ही अतिक्रमण हटा लेना चाहिए। तो जैसे ही ये नोटिस चस्पा हुआ, लोग अतिक्रमण हटाने लग गए, खुद ही हटाने लग गए। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। चारों नक्सली ब्लास्ट से जुड़ी ये खबर है। आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए हैं। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे जवानों को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। तो इस बीच आपको बता दें, शनिवार को नक्सलियों ने घूरबेड़ा इलाके में आईडी ब्लास्ट किया। इलाके में 4 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 जवानों की हालत को देखते हुए रायपुर रेफर करने की तैयारी थी। सुरक्षा बलों के एयरलिफ्ट करने से पहले दोनों जवानों ने दम तोड़ दिया है। शहीद जवानों के नाम अमर पवार और के राजेश है। दोनों आईटीबीपी के 53 बटालियन में तैनात थे। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो ये खबर आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है और पहले पेज पर आप इस खबर को देख सकते हैं। नक्सली ब्लास्ट हुआ जिसमें आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। दरअसल आईईडी ब्लास्ट यहां पर हुआ था और उसके बाद जैसे ही जो 2 जवान थे जो पहले शुरुआती तौर पर घायल हुए थे, जब उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा था तब उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शनिवार को नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना करीब दोपहर 12 बजे हुई थी और आईटीबीपी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड ऑफ पुलिस के जवान ओरछा, इराक भट्टी और मोहंदी इलाके से शुरू किए गए इस ऑपरेशन में शामिल थे। तो कुल मिलाकर देखिए 2 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि घायल हो गए हैं इस आईईडी ब्लास्ट में। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। प्रदूषण फैलाने पर 17,40,000 का जुर्माना। जी हां, अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में बीते 13 दिनों में 2,762 जगहों पर धूल रोधी अभियान चलाया गया। इसमें प्रदूषण फैलाने वाली जगहों पर करीबन 17,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ में 76 जगहों पर काम कर रही एजेंसियों को नोटिस भी दिया गया। अभियान में 13 संबंधित विभागों के अधिकारियों की 523 टीमें लगी हुई हैं। दिल्ली सरकार की सख्त हिदायत है कि निर्माण स्थलों पर धूल रोकने से जुड़े 14 नियमों को पूरी तरह लागू करना जरूरी है। ऐसा न करने वाली निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, प्रदूषण खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार विफल रही है, ये कांग्रेस का कहना है। अलग अलग तरीके से अगर आप सब इस खबर को देखेंगे तो दिल्ली सरकार का दावा है
कि भले ही खराब श्रेणी में आबो हवा को दर्ज किया गया है, लेकिन बीते साल दर साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली शहर में प्रदूषण को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे में 30 से ज्यादा उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, सतर्कता बढ़ाई गई है, सुरक्षित पहुंचे हैं विमान। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। देश भर में 24 घंटे के अंदर भारतीय विमानन कंपनियों की 30 से ज्यादा उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसमें विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयर, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर, एयरलाइंस एयर की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे धमकियों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। हालांकि इन झूठी धमकियों से एयरलाइंस को भी करोड़ों का नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर एहतियातन सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही इन झूठी धमकियों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो देखिए कई सारी एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई। एक बार मैं एक खबर पढ़ के आपको बता देती हूं। विमान में बम होने की फर्जी सूचनाओं ने भारतीय विमानन कंपनियों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया। शनिवार को देश की प्रमुख एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर, आकाशा एयर और इंडिगो समेत कुछ दूसरी कंपनियों की 30 से ज्यादा उड़ानों में बम होने की सूचना मिली। पिछले एक सप्ताह में भारतीय विमानन कंपनियों को इस तरह की तकरीबन 80 उड़ानों के लिए कॉल आ चुकी है। और अब जो है एविएशन मिनिस्ट्री और साथ में केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर के अब सतर्क हो गए हैं। लेकिन ये तय है कि इस प्रक्रिया की वजह से विमानन कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो सुर्खियां अखबार की में आज का सफर सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे कुछ खबरों के साथ, जो कि चाय की चुस्कियों के साथ। जब आप वो खबर पढ़ रहे होंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसा विषय है, क्या ऐसा पहलू है जो आपको और ज़्यादा हाईलाइटेड मोड में समझना चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।